प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण संपूर्ण विश्व संक्रमण काल से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विद्यार्थी वर्ग का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की क्षतिपूर्ति आपको स्वयं करना है। जहाँ तक विद्यालय के सहयोग की बात है, विद्यालय से आपको समय समय पर संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज के इस वीडियो में अनपति देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए एक पाठ प्रस्तुत है। भैया बहन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक लेसन लॉकडाउन से पूर्व कंप्लीट हो चुका था। वह लेसन लाइफ प्रोसेसेस का था, जिसमें आप डिफरेंट मेन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी का स्टडी कर चुके थे, जिसका कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। उन सिस्टम में से आप पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें अगला लेसन के लिए जो इस लेसन के साथ सामंजस्य रखता है, उसका पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। पाठ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर्वप्रथम भैया बहन, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हम यदि अपने सामान्य जीवन के बोलचाल में इसे समझना चाहें तो कंट्रोल एक्चुअली नियंत्रण होता है। नियंत्रण का मतलब है आवश्यकता अनुसार किसी कार्य को उचित मात्रा में संपादित करना, जबकि कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है किसी भी सिस्टम में अलग अलग इकाई के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यह सामंजस्य कैसे स्थापित हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप जानना चाहेंगे, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? Systematic working of the various organs of an organism producing a proper response to the stimulus is called coordination। जबकि कंट्रोल का मतलब होता है वर्किंग इन प्रॉपर मैनर। फिर सवाल हमारे सामने उठता है, व्हाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन essential? The various organ must be carefully controlled and coordinated for the survival of organism। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंत्र के साथ क्रियाशील अंग हैं, मीन्स डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ आवर डिफरेंट सिस्टम must work together with a proper sequence। इस क्रमबद्ध कार्य के लिए हमारे शरीर के अंदर दो सिस्टम काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण और विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। लेकिन आज हम केवल चर्चा करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के अलावे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लेके चलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कई ऑर्गेन्स काम करते हैं, जिसमें मुख्य
भाग हमारा ब्रेन होता है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड is made up of a fundamental unit called neuron. न्यूरॉन को हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। भैया बहन, नर्व सेल का स्टडी आप क्लास 9 में कर चुके हैं। आप उस चित्र को याद करेंगे। मैं आपको चित्र का ध्यान दिलाता हूँ। ये चित्र आप क्लास 9 में बनाए थे। इस संरचना में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एक लगभग गोलाकृति लिए हुए रचना है। उस रचना से कई शाखाएं निकली हुई हैं। उनमें से प्रत्येक महीन शाखा को डेंड्राइट्स कहते हैं, और यह डेंड्राइट्स जिस शाखा से ओरिजिनेट होता है उसे डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन से एक लंबी शाखा नीचे की ओर जाती है जो एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन अंत में पहुंचकर कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होता है, जिसे हम नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं। अब हमें जानना है कि यह नर्व सेल कैसे काम करता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको आपके आम जीवन से एक उदाहरण के माध्यम से इस विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहूँगा। उदाहरणतया आप नंगे पांव किसी स्थल पर चल रहे हैं। माना कि वह वन का क्षेत्र है और सहसा आपके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। भैया बहन, आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप अपने पाँव को ऊपर उठा लेंगे और एक पाँव पर खड़े हो जाएंगे और दूसरे पाँव का उपयोग करना बंद कर देंगे। ये क्रियाएं कैसे होती हैं, ये पहले हमको समझना है। हम बाहरी किसी भी संवेदनाओं को अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ज्ञानेंद्रिय से आप अवगत हैं, जिसे हम आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के नाम से जानते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ पर्यावरण से संवेदनाओं को विभिन्न तरीके से ग्रहण करता है। आँख प्रकाश के माध्यम से, कान ध्वनि के माध्यम से, नाक गंध के माध्यम से, जीभ स्वाद के माध्यम से और त्वचा स्पर्श के माध्यम से। ये विभिन्न तरीके से ग्रहण की गई सूचनाएं कहाँ जाता है और इसका क्या होता है। तो हम वापस आएँ उन संवेदनाओं पर जो कांटों के चुभने के कारण हम अनुभव कर रहे हैं। कांटे के चुभन से उत्पन्न दर्द एक संवेदना है। उस संवेदना का प्रेषण मस्तिष्क तक होता है। मस्तिष्क में तक यह संवेदना कैसे ट्रैवल करता है, हम दर्द की अनुभूति कैसे करते हैं। पैर के त्वचा में जो कांटा चुभा है, उस क्षेत्र में जो अभी हम न्यूरॉन की बात किए थे, उस न्यूरॉन का डेंड्रॉन्स इस संवेदना को ग्रहण करता है और यह संवेदना सेल के अंदर न्यूरॉन के सेल बॉडी में पहुंचकर वह केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। यही केमिकल सिग्नल इमीडिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रूपांतरित होता है। रूपांतरित इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि एक्सॉन के माध्यम से ट्रैवल करता है, उसे हम समझ सकते हैं कि वह हमारे इलेक्ट्रिक एप्लायंस के एक कॉर्ड के समान है। एक्सॉन रूपी कॉर्ड के माध्यम से यह संवेदना ट्रैवल करता हुआ नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। नर्व एंडिंग पर पहुंचने के बाद यह संवेदना दूसरे न्यूरॉन सेल्स में ट्रांसफ़र होता है। दूसरा न्यूरॉन सेल्स डेंड्राइट्स के और नर्व एंडिंग के बीच एक गैपिंग लिए हुए अवस्थित होता है।
नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन सेल्स के डेंड्राइट्स के बीच जो गैप होता है उसे सिनेप्स के नाम से जानते हैं। भैया बहन, आपको पता होना चाहिए कि डेंड्रॉन्स हमेशा केमिकल सिग्नल के रूप में ही इम्पल्स को रिसीव करता है। तो यह ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के माध्यम से ट्रैवल तक नर्व एंडिंग तक पहुंचा है उसका सर्वप्रथम केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होना अनिवार्य है। तो नर्व एंडिंग पर उपस्थित विशिष्ट कोशिकाएं अर्थात सेल्स पहले इसको कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल में। दिस केमिकल सिग्नल is transferred to the dendrites of the next neuron। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के द्वारा यह रिसीव कर लिया जाता है। यह रिसीव्ड सिग्नल्स फिर पूर्व की भांति न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रैवल करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्रथम क्रिया जो इमीडिएट करना होता है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने बिना सोचे समझे कांटे के चुभते ही आप अपने पैर को ऊपर उठा लिया था, इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वह क्रिया है जो ऑटोनोमस होता है। इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट आवर विल। बिना मेरे इच्छा के अनुसार यह शीघ्र कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है तुरंत सुरक्षा प्रदान करना। फिर आप अपनी आँखों से उसे देखते हैं कि हमारे पैर में क्या चुभा है। तब फिर आपके समझ में आता है कि कांटा चुभा है। यह जो है सोची समझी संवेदना है। अब इस संवेदना को हमारा सेकेंड ब्रेन अर्थात स्पाइनल कॉर्ड इसे सेंड कर देता है हमारे मस्तिष्क को। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद इस संवेदना का इंटरप्रिटेशन होता है। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? हम जीवन में जितनी भी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं वो सभी अनुभूतियाँ हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों में स्टोर होता है। इस स्टोर इन्फॉर्मेशन के साथ इस नए इन्फॉर्मेशन का इमीडिएट कंपैरिजन होता है और फिर उसके अनुरूप संवेदना को मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर्स तक सेंड किया जाता है। इफेक्टर्स हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ की मस्तिष्क के आदेशानुसार क्रिया होना है। आप अपने कांटे के चुभन को लेकर इसे समझ सकते हैं। हमारे पैर में जो कांटे के चुभन के कारण पैर ऊपर उठा था वह मोटर न्यूरॉन से मस्तिष्क द्वारा और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा भेजी गई संवेदनाओं के आधार पर हुआ था। मोटर न्यूरॉन्स जो हमारे मस्तिष्क के सूचनाओं को इफेक्टर्स तक यानी जिस अंग में क्रिया होना है अर्थात टारगेट ऑर्गन तक सेंड करता है, वहाँ पहुंचकर यह हमारे मसल्स को एक्ट करने के लिए बाध्य करता है। तब हमारे बॉडी का मसल्स यानी आपके पैर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपका पैर ऊपर खींच जाता है। भैया बहन, इस प्रकार इस टॉपिक से हमें यह समझ में आता है कि यदि हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गन के साथ यदि सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं तो हमारा शरीर विभिन्न खतरा से बच नहीं पाएगा और हम बात बात पर खतरे का शिकार होंगे और हो सकता है कि हमारा जान भी जोखिम में पड़ जाए। तो संपूर्ण शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर के अंदर संपूर्ण जैविक क्रियाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है ताकि सभी शरीरांग विभिन्न प्रकार के कंट्रोल ऑर्गन के साथ सामंजस्य स्थापित कर
कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर सके, ताकि हमारा यह जीवन सतत क्रियाशील रहे और जब तक शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें तब तक हम अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं का यथावत समापन कर सकें। भैया बहन, आज का टॉपिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इस टॉपिक को आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। अपनी समझदारी को और विकसित करने के लिए पुनः इस टॉपिक का आप अपनी पाठ्य पुस्तक से स्टडी करेंगे। आपके अंदर उठने वाले जितने भी प्रकार के विचार हैं उस विचार को मेरे साथ शेयर करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही। इसके साथ कुछ होमवर्क आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न आपके लिए होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन मीन्स व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरा क्वेश्चन होगा, व्हाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। फिर मिलेंगे भैया बहन आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।